ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे उसका बॉयफ्रेंड सिर्फ इसलिए छोड़कर चला जाता है क्योंकि वो मोटी हो गई थी। लेकिन कुछ वक्त बाद जब वो अचानक आमने सामने आते हैं तो सीन कुछ और ही होता है, क्योंकि जिसे उसने कभी मोटी कहकर छोड़ दिया था, आज वही लड़की पूरी तरह बदलकर उसके सामने खड़ी थी। तो कहानी की शुरुआत होती है रूस के एक खूबसूरत शहर से, जहां हम आन्या नाम की एक चुलबुली लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड जेनिया के साथ रहती है। जेनिया प्रोफेशनली एक बॉडी बिल्डर है और साथ ही एक स्विमिंग कोच भी, मतलब फिटनेस के मामले में बिल्कुल परफेक्ट। वहीं आन्या एक बेकरी में काम करती है, और बेकरी में काम करना मतलब हर वक्त खाने पीने का सामान सामने ही रहता है। जब ये दोनों पहली बार मिले थे तब आन्या बिल्कुल परफेक्ट और फिट थी, लेकिन कुछ ही महीनों में उसका वजन इतना बढ़ गया कि अब वो खुद परेशान होने लगी है। पुराने ड्रेस उसे फिट नहीं आते और वो फिट रहती भी कैसे। हर रोज तरह तरह के केक और स्वादिष्ट चीजें आंखों के सामने देखकर कोई खुद को कैसे रोक सकता है। खैर, एक दिन दोनों को किसी दोस्त की शादी का इनविटेशन मिलता है और आन्या अपने पुराने कपड़े पहनने की कोशिश करती है, लेकिन कपड़ों का भी अपना एक साइज होता है। एक तो चढ़ते नहीं, और जो किसी तरह चढ़ जाते हैं वो मोटे शरीर के दबाव में शहीद हो जाते हैं। वो खुद को दिलासा देती है कि कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन सच ये था कि वो पहले से कहीं ज्यादा भारी हो चुकी थी। जेनिया भी खासकर इस मामले में चुप ही रहता है, क्योंकि उसे पता है कि किसी भी लड़की को मोटी कहलाना अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे ड्रेस को शहीद करने के बाद आन्या एक ठीक ठाक ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है, पर जेनिया जैसे ही उसे उस ड्रेस में देखता है उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। शादी में सारे फिटनेस वाले लोग होंगे, जिससे आन्या उसके साथ ऑकवर्ड लगेगी, पर वो कुछ डायरेक्ट कहे बिना हिंट देने लगता है कि तुम घर पर ही आराम करो, मुझे बाहर थोड़ा काम भी है तो मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। आन्या भी ज्यादा बहस नहीं करती और उसे प्यार से किस करती है और फिर वो निकल जाता है। इसके बाद आन्या एक कंफर्टेबल ड्रेस पहनती है और अपना वजन चेक करने पर पता चलता है कि वो 76 किलो तक पहुंच चुकी है। अब उसकी आदत है कि वजन बढ़े तो एक पॉजिटिव मंत्र बोलो, फिर एक गिलास पानी पियो और फिर वही ऑयली चीजें बनाकर खाना शुरू कर दो। इस बीच स्क्रॉल करते करते उसे जेनिया और उसके दोस्तों की शादी वाली तस्वीरें दिखती हैं। ग्रुप फोटो में सभी लड़कियां स्लिम फिट दिखती हैं और वो खुद को उनसे कंपेयर करने लगती है। तभी उसे एक वीडियो दिखता है जिसमें एक लड़की जिसका नाम क्रिस्टीना है वो जेनिया को किस कर रही है, और ये देखते ही वो तुरंत तैयार होकर शादी में जाने के लिए निकल जाती है। अपनी बेस्ट फ्रेंड नताशा को फोन करती है कि जल्दी आकर मुझे छोड़ दो। नताशा आते ही नोटिस करती है कि आन्या तो सच में बहुत ही ज्यादा मोटी हो चुकी है, पर उसके लिए वो आज भी उसी तरह प्यारी और खूबसूरत है। वो कहती है, अपने शरीर पर भरोसा रखो, तुम आज भी बॉम्ब जैसी लगती हो। इसके बाद जल्दी शादी में पहुंचकर आन्या देखती है कि जेनिया क्रिस्टीना के साथ डांस कर रहा है और कुछ ज्यादा ही करीब हो रहा है। ये देखकर आन्या का खून खौलता है और वो सीधे उनके बीच जा पहुंचती है। जेनिया चौंकता है पर डांस करना बंद नहीं करता और क्रिस्टीना गुस्से में चली जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों बैठते हैं और आन्या खाना शुरू करती है, जिस दौरान वो पूछती है कि तुम उसके साथ इतने करीब होकर क्यों डांस कर रहे थे। जेनिया पहले गोल गोल जवाब देता है कि वो सिर्फ डांस कर रहे थे, लेकिन जब आन्या थोड़ा गुस्सा होती है तो वो भी भड़क जाता है और साफ कह देता है कि अब मुझे तुम्हें देखकर प्यार नहीं आता, तुम बस खाना खाती रहती हो और मेरे लिए एक मोटी बोझ बन गई हो। ये सुनकर आन्या का चेहरा उतर जाता है, लेकिन तभी शादी का नया जोड़ा उनके पास आ जाता है और आन्या को देखकर दुल्हन पूछ लेती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर आन्या और दुखी हो जाती है। फिर पार्टी खत्म होने से पहले ही जेनिया उसे गुड बाय कहता है और वहीं छोड़कर चला जाता है। अगले सीन में आन्या बस में बैठी अपनी माँ के घर जा रही होती है और बहुत ही ज्यादा रोती है, क्योंकि अब उसके वजन की वजह से उसका बॉयफ्रेंड भी जा चुका था। घर पहुंचती है तो माँ किसी आदमी से बात कर रही होती है। उस आदमी का नाम स्तास होता है, जो माहौल समझकर ज्यादा बात किए बिना चला जाता है। आन्या रोते हुए बताती है कि उसके मोटापे की वजह से उसका रिश्ता टूट गया है। माँ कहती है कि तुम मोटी नहीं हो, बस तुम्हारी हड्डियाँ थोड़ी बड़ी हो गई हैं। अगली सुबह नताशा का फोन आता है और वो आन्या को अपने घर बुलाती है। बालकनी में दोनों बैठकर बातें करती हैं और आन्या को पता चलता है कि जेनिया रात को उसका सारा सामान लाकर वहीं छोड़ गया था। नताशा कहती है कि वो और उसका हस्बैंड दीमास आन्या को कुछ दिन यहाँ रहने देंगे, लेकिन आन्या को किसी बात का असर ही नहीं होता। वो बस रोना चाहती है। दीमास भी उसे समझाता है कि आन्या इस शहर की सबसे हॉट लड़की है, लेकिन आन्या की दुनिया में अब इस बात की कोई वैल्यू नहीं है। अगली सुबह नताशा उसके पास आती है और उसे अपनी एक दोस्त की कहानी सुनाती है, जिसे उसके बॉयफ्रेंड ने मोटापे की वजह से छोड़ दिया था, लेकिन उस लड़की ने रोने के बजाय जिम ज्वाइन किया और सिर्फ 1 महीने में स्लिम दिखने लगी। आन्या कहती है कि मेरे पास तो जिम के भी पैसे नहीं हैं। तो नताशा एक शातिर आइडिया देती है कि हर जिम में 1 हफ्ते का फ्री ट्रायल मिलता है, तू हर जिम जाकर फ्री में वर्कआउट कर ले।
अगली सुबह आन्या अपने पॉजिटिव मंत्र बोलती है, पानी पीती है और जिंदगी में पहली बार जिम पहुंचती है। मशीनें उसे स्पेसशिप जैसी लगती हैं। ट्रेडमिल से 2-3 बार गिर भी पड़ती है पर मेहनत जारी रखती है। लेकिन फिर 1 घंटे बाद ही रेस्टोरेंट में सीधे 2 लोगों जितना खाना खाने लगती है। नताशा जो वहीं जॉब करती थी उसका खाना छीन कर ले जाती है और गुस्से में कहती है कि थोड़ा तो कंट्रोल रखो, इससे ज्यादा वजन बढ़ेगा तो मोटी भैंस बन जाओगी। आन्या कहती है कि इतना ज्यादा वजन वो कैसे घटाएगी और जिम के बाद तो और ज्यादा भूख लग जाती है। घर आकर वो रात को अपने शरीर पर मॉइस्चराइजर लगाती है और प्लास्टिक रैप लपेट लेती है। उसे लगता है इससे वजन घट जाएगा, पर साथ में चिप्स खाती रहती है और थोड़ी देर बाद चोरी छिपे फ्रिज से कुछ खाने पीने का सामान निकालने जाती है। तभी नताशा उसे पकड़ लेती है तो उसे वापस सब कुछ रखना पड़ता है। अगले दिन वो ठान लेती है कि आज कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाएगी, लेकिन वो बेकरी में काम करती है जहाँ हर तरफ तो खुशबू ही खुशबू होती है। केक सजाते वक्त गलती से उंगली पर लगी आइसक्रीम टेस्ट कर लेती है और वो खुद को रोक नहीं पाती। फिर भी बहुत ट्राई करती है कि केक नहीं खाएगी, इसलिए कुछ देर तक सिर्फ पानी और ड्रिंक पीती है। ऐसा लग रहा था कि वो केक उसे कह रहा हो खा ले मुझे, और आखिरकार हार मानकर पूरा केक खा जाती है। अब उसे समझ आने लगता है कि ये सिर्फ कभी कभार ज्यादा खा लेने वाली बात नहीं है, कुछ तो ऐसी आदत है जो उसके कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। इसलिए वो खाने की लत वाले लोगों के लिए एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ढूंढती है और उनकी मीटिंग में पहुंच जाती है। कमरे में ज्यादातर औरतें होती हैं और सिर्फ एक अकेला लड़का होता है जिसका नाम कोलिया है। मीटिंग शुरू होती है तो आन्या अपना नाम बदलकर कहती है कि उसे कोई ईटिंग प्रॉब्लम नहीं है। वो खुद को जर्नलिस्ट बताती है और कहती है कि मैं बस इस टॉपिक पर आर्टिकल लिखने आई हूँ। ग्रुप की बाकी औरतें भी अपनी हालत को इतना हल्के में लेती हैं कि मानो उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तभी कोलिया ताली बजाकर खड़ा होता है और सीधा कह देता है कि यहाँ हम सब मोटे हैं, हमें हर कोई देखकर मोटा हाथी या मोटी अम्मा ही कहेगा। और आन्या की तरफ इशारा करता है कि तुम्हारा जर्नलिस्ट वाला बहाना भी झूठ है, हम सब जैसे भी हैं, पहले खुद को एक्सेप्ट करना होगा, जिसके बाद ही सॉल्यूशन मिलेगा। ये सुनकर आन्या तेजी से एक फोन कॉल का नाटक करती है और बाहर निकल जाती है, लेकिन कोलिया वहाँ नहीं रुकता। वो उसका पीछा करते हुए बाहर आता है और उसे पास वाले रेस्टोरेंट में खाने का ऑफर देता है। और आन्या जो खाने को कभी ना नहीं कह पाती, वो 2-3 बार कहते ही मान जाती है। अब खाना खाते हुए कोलिया उसे एक प्लान बताता है, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के फिटनेस स्पॉन्सर बन जाएं, रोज एक्सरसाइज करेंगे, खाने के हर बाइट से पहले एक दूसरे से पूछेंगे और एक दूसरे का सपोर्ट भी करेंगे। आन्या को पहले कोलिया की इंटेंशन पर शक होता है, लेकिन फिर वो सोचती है कि कोशिश करने में क्या जाता है। फिर अगले ही दिन से दोनों सुबह पार्क में जॉगिंग करने के लिए मिलते हैं और एक साथ रेस लगाते हैं। शुरू में आन्या को कोलिया थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसे पता चलता है कि ये लड़का वाकई में दिल का साफ है। वो खुद को लेकर कभी शर्मिंदा नहीं होता और ना ही कोई दिखावा करता है। आन्या के लिए ये सब नया होता है और उसे कोलिया की कंपनी पसंद आने लगती है। वो दोनों हर खाने से पहले एक दूसरे को फोन करते हैं और इसी तरह धीरे धीरे आन्या का वजन कम होने लगता है। जब भी वो बेचैन होने लगती है तो कोलिया उसे अपने तरीके से संभालता है। एक्सरसाइज के बाद दोनों अक्सर जोर से चिल्लाते हैं ताकि दिल का सारा स्ट्रेस हवा में उड़ जाए। पर अंदर ही अंदर कोलिया थोड़ा दुखी भी रहता है, क्योंकि आन्या के दिल में अब भी एक ही चीज अटकी है और वो है जेनिया से एक वैलिडेशन। और ये बात कोलिया को थोड़ी जलन भी देती है। 1.5 महीने बाद आन्या पूरे 10 किलो कम कर लेती है और अब वो जेनिया से आमने सामने मिलने का फैसला करती है। वो नया स्विमसूट खरीदती है और पूल में जाकर अचानक जेनिया से टकरा जाने का ड्रामा करती है। जेनिया उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि वो काफी बदल चुकी थी। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और आन्या उसे स्विमिंग सिखाने के लिए कहती है, क्योंकि वो यहाँ का स्विमिंग कोच है। दोनों पूल में उतरते हैं और इस बहाने कुछ वक्त साथ बिताने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ क्रिस्टीना आ जाती है और खुद को जेनिया की गर्लफ्रेंड कहकर इंट्रो देती है। उसे देखकर आन्या का कॉन्फिडेंस फिर से हिल जाता है, क्योंकि अभी भी क्रिस्टीना जैसी परफेक्ट स्लिम बॉडी उसकी नहीं थी और जेनिया को देखकर लग रहा था कि वो क्रिस्टीना को पसंद करता है। अब स्ट्रेस हल्का करने के लिए वो रात भर पार्टी करती है और इतना पीती है कि खुद की पहचान भी भूल जाती है। अगली सुबह उसकी आंख कोलिया के बेड पर खुलती है। वो डर जाती है क्योंकि उसके सारे कपड़े सामने सूखने के लिए रखे हुए थे। वो फौरन ड्रेस पहनती है और तभी कोलिया उसके लिए कॉफी लेकर रूम में आता है। वो तुरंत साफ कह देता है कि मैंने तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं, तुम्हारी हालत खराब थी और मैं बस तुम्हें बचाने आया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि नशे में वो किसी अजनबी के साथ जाने ही वाली थी, लेकिन सही वक्त पर कोलिया वहां पहुंचा और उसे छुड़ाते हुए खुद भी पिट गया। अब इस अजीब सुबह के बाद आन्या अपनी माँ के घर जाती है और सब सच बता देती है। उसकी माँ समझाती है कि उसके अंदर एक पुराना घाव है। बचपन में उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे
और इसी चीज ने आन्या के अंदर एक सिकनेस पैदा कर दी है। इसलिए वो जेनिया के रिजेक्शन पर आज भी उससे वैलिडेशन ढूंढ रही है। ये बात आन्या को अंदर तक छू जाती है और वो अपने पापा से एक बार मिलने का फैसला करती है। अगले दिन कोलिया अपनी कार में उसे उसके पिता सरगेई से मिलाने ले जाता है। रास्ता काफी लंबा होता है, जिस दौरान कोलिया बार बार कोशिश करता है कि आन्या उसे समझे। वो दिखाता है कि वो उसे पसंद करता है, पर आन्या उसे नोटिस ही नहीं करती, बल्कि उसे एक बेस्ट फ्रेंड की तरह समझती है। आखिरकार वो सरगेई के घर पहुंचते हैं, जहां वो एक वुडन हाउस में एक औरत के साथ रहता है। आन्या अपने पिता को अपनी पहचान बताती है और उनसे पूछती है, आपने कभी मेरी जिंदगी में शामिल होने की कोशिश क्यों नहीं की? सरगेई जवाब देता है कि वो एक बार उसके बर्थडे पर गिफ्ट लेकर गया था, लेकिन आन्या ने खिड़की से उसे मिडिल फिंगर दिखा दी थी। ये देखकर वो वापस आ गया और पुरानी जिंदगी से मूव ऑन करने का फैसला कर लिया। इसके बाद रात को आन्या से गलती से एक कैंडल गिर जाती है और पूरा वुडन हाउस आग पकड़ लेता है। सरगेई चिल्लाता है कि तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया और अपनी बेटी की सेफ्टी तक नहीं देखता। इसी चीज से आन्या समझ जाती है कि उसके पापा के दिल में अब वो प्यारी बेटी नहीं रही। इसके बाद दोनों तुरंत वहाँ से वापस लौट आते हैं। कोलिया पूरे सेफ्टी के साथ उसे उसकी माँ के घर छोड़ता है और जाने से पहले आन्या उसकी नाक पर एक हल्की सी किस कर देती है। कोलिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो जैसे हवा में तैरने लगता है और समझने लगता है कि शायद आन्या भी उसे पसंद करने लगी है। वापस लौटते समय वो अपनी घड़ी बेचकर आन्या के लिए फ्लावर्स खरीदता है और आन्या से अपने दिल की बात करने का फैसला करता है। उधर जेनिया भी अचानक आन्या से मिलने घर आ जाता है। दोनों बात करते हैं कि एक दूसरे से दूर रहना शायद दोनों को ही परेशान कर रहा है। फिर जेनिया धीरे से करीब आता है और आन्या भी पलटकर उसे किस करने लगती है और दोनों इस पल में खो जाते हैं। इसी दौरान कोलिया जब फूल लेकर लौटता है तो उन दोनों को साथ देखकर उसका दिल टूट जाता है और अपने दिल की बात दिल में ही रखकर चुपचाप चला जाता है। अगली सुबह आन्या की आंख जेनिया के पास खुलती है। वो मुस्कुराकर कहता है, तुम अब पहले से बहुत बेहतर दिख रही हो और उम्मीद करता हूँ कि हमेशा ऐसे ही रहने की कोशिश करोगी। ये सुनकर आन्या की आंख खुल जाती है। वो ऐसा रिश्ता नहीं चाहती जिसमें हर वक्त डर हो कि सामने वाला सिर्फ उसके बेहतर दिखने पर ही प्यार करे। इस बात पर दोनों में फिर से बहस हो जाती है और जेनिया गुस्सा करके इस बार हमेशा के लिए चला जाता है। आन्या फिर से एक बार टूट जाती है। उसकी माँ भी उसे समझाती है कि जेनिया को भूल जाओ, वो सिर्फ तुम्हारी बाहरी खूबसूरती को पसंद करता था। पर वो बेचैन हो जाती है और शाम को कोलिया के पास जाती है क्योंकि उसे एक दोस्त की जरूरत थी। लेकिन कोलिया दुखी और नाराज होता है और साफ कहता है कि अब मैं शायद तुम्हारा स्पॉन्सर नहीं बन पाऊंगा। तुमने वजन कम कर लिया है और तुम्हारा मकसद भी तुम्हें मिल गया है। अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। ये कहकर वो चला जाता है और आन्या दुखी होकर अकेली वापस लौटने लगती है। इसी बीच अचानक कुछ बदमाश लड़के आकर उसे घेर लेते हैं और बाइक लेकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो खुद को बचाने के लिए खेत की तरफ भागने लगती है और कुछ दूर जाते ही अचानक गिर जाती है। वो बदमाश उसके आसपास ही थे, इसलिए वो रात को वहीं पर रुक जाती है। अगली सुबह खेत की फसल काटने के लिए दो बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं, जिनका एक ड्राइवर स्तास होता है, जो अक्सर आन्या की माँ से मिलने के लिए जाता था। वो अचानक आन्या को खेत के बीच पड़ा हुआ देखता है। इसी बीच दूसरी मशीन भी इसी तरफ आ रही थी, जिसका ड्राइवर बिल्कुल अनजाने में आगे बढ़ता जा रहा था। ये देखकर स्तास फौरन आन्या के पास जाता है और उसे किसी तरह बचा लेता है। आन्या जानती थी कि उसकी माँ शायद स्तास को पसंद करती है, पर इस बारे में वो ज्यादा बात नहीं करती। इसके बाद आन्या नताशा के घर जाती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता, इसलिए वो पड़ोसी की खिड़की और पाइप पकड़कर किसी तरह अंदर घुस जाती है। अंदर उसे नताशा मिलती है, जो बहुत परेशान थी। वो बताती है कि दीमास और उसके बीच झगड़ा हो गया है। दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात सुनाती हैं, जिससे दोनों का मन हल्का हो जाता है। अगले दिन आन्या के पापा सरगेई उससे मिलने आते हैं। वो माफी मांगते हुए वैसे ही नाचने लगते हैं जैसे बचपन में आन्या को खुश करने के लिए करते थे। अब उनकी फैमिली प्रॉब्लम खत्म हो चुकी थी, क्योंकि सरगेई समझ चुका था कि उसकी असली खुशी उसकी बेटी में है और आन्या की माँ को स्तास के साथ देखकर भी वो कुछ नहीं कहता। इसके बाद आन्या एक फिटनेस मैराथन में कोलिया को ढूंढने जाती है। वहाँ उसे कोलिया कोल्ड ड्रिंक पीता हुआ दिखता है। आन्या झटके से ड्रिंक छीनकर फेंक देती है और कहती है, अब मैं तुम्हारी फिटनेस स्पॉन्सर हूँ। तुम्हारा वजन अभी भी सही नहीं है और अब तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। कोलिया मुस्कुराता है और दोनों मैराथन में हिस्सा लेते हैं। पूरी जान लगाकर दोनों एक साथ फिनिश लाइन तक पहुँचते हैं। अंत में कोलिया हिम्मत करके आन्या को किस कर देता है और पहली बार आन्या को भी एहसास होता है कि असली खुशी खुद को एक्सेप्ट करने में है, न कि दूसरों को इम्प्रेस करने में।
कोल्या हमेशा अपने मोटापे को लेकर कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करता था और खुद को किसी के साथ कंपेयर भी नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि दुनिया में सबका मकाम और पर्सनालिटी अलग अलग है और सब अपनी जगह और अपनी फील्ड में सही हैं। आन्या अब उसी की तरह बनना चाहती है, क्योंकि कोल्या एक खुददार और खुद को सही से पहचानने वाला इंसान है। वहीं झेनिया को देखते हैं, जो आज भी दूसरी लड़कियों में फिटनेस और खूबसूरती ढूंढता है और बाहरी दिखावे में लड़कियों को जज करता है। लेकिन आन्या अब बहुत खुश है, क्योंकि अब उसे एक सच्चा साथी और एक सच्चा दोस्त मिल गया है, जो उसे किसी भी रूप में पसंद करने को तैयार है। और यहीं पर एक हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी।